नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने की पूरी कोशिश हो रही है। तमाम इंडस्ट्री संगठन चर्चाएं कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं। देश और राज्य की सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हस्तक्षेप करें, मदद करें और रियल एस्टेट को उबारने की जो संभव प्रयास हो सकें वो किए जाएं। इस बीच देश के टॉप 8 शहरों का जो मूड है वो काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। एक तरफ संपन्न लोग हैं जिनके लिए मार्केट में इस वक्त काफ़ी अच्छी डील्स हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जिनका भविष्य धुंधला उनको नज़र आ रहा है। उनको किश्तें देने में प्रॉब्लम आ रही है और बजट उनका बुरी तरह से बिगड़ चुका है। इसी क्रम में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर की ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या कह रहा है रियल एस्टेट, किस तरह से डिमांड बढ़ेगी और फ्यूचर में रियल एस्टेट को लेकर आपको किस तरह से रणनीतियां बनानी चाहिए। इन्हीं सब बातों को हमने जानने की कोशिश की। हमारे साथ हैं एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात कैसे हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस पर। अनुज जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि कोविड के बीच रियल एस्टेट काफ़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, पहले भी मुश्किलों के दौर में था, लेकिन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में इस वक्त कोई सटीक रणनीति नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री को क्या स्टेप्स तुरंत लेने चाहिए और सरकार उसमें किस तरह से मदद कर सकती है? दीपक, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है और जो एज प्राइवेट सेक्टर हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो रेजिडेंशियल का है माल है, आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उसको जितनी जल्दी हो सकता है आप बेचें। मैं ये समझ सकता हूं कि भाई प्राइस कट नहीं चाहते डेवलपर्स, आप प्राइस कट नहीं करिए, आप पेमेंट स्ट्रक्चर कर दीजिए उसका। आप डिफरेंट फॉर्म से उसको कर सकते हैं जिसमें अट्रैक्टिवनेस प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सबवेंशन की अगर आप पॉलिसी ले आइए, या उसको जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है। दीपक, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो बोल रहे हैं आज आप लेके हमारे से घर खरीद लीजिए, अगले 2 साल में पैसे दे देना, आप रहने लग जाइए इस घर में, अगले 2 साल में दे देना। बहुत अट्रैक्टिव हो रही हैं ऐसे प्रोपोजिशन। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि भाई आपके पास जितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसके ऊपर फोकस करें एंड उसमें से अगर जितनी जल्दी आप उसको निकाल सकते हैं उसको बेचें। सेकंड इज के अफोर्डेबल हाउसिंग पे हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी भी बायर का देख रहे हैं एंड उसके अंदर हमें लगता है कि अगर आप अफोर्डेबल इन्वेंट्री पे कंसंट्रेट करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पे कंसंट्रेट करते हैं एज ए डेवलपर, उसकी डिमांड जो है ये पेरेनियल डिमांड आ रही है। हमने सोचा था शायद पेंडेमिक की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचे डिमांड पे, क्योंकि जॉब लॉसेस अगर इस सेक्टर में हुए हों तो उससे शायद ये डिमांड पे इंपैक्ट पहुंचे, पर वो हुआ नहीं है ऐसा। आज की डेट में भी बहुत रबस्ट चल रही है वो डिमांड, तो प्राइवेट सेक्टर को जरूर उस पर देखना चाहिए। एंड थर्ड इज कि जिसके पास लेवरेज है, डेट है, वो किसी भी कीमत पे उसको नीचे लेके आए डेट को डेवलपर्स, सो दैट उसके अंदर अपना कैश फ्लो मोमेंटम बन जाता है। सो ये 3-4 चीजें आपके डेवलपर की साइड से होंगी कि आप लेवरेज को कंट्रोल पे रखें, कैश फ्लो पे ध्यान दीजिए, प्लस जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको अट्रैक्टिव बनाइए अपनी इन्वेंट्री को, ताकि आप बेच पाए। सेकेंड इज आपके ऑन द गवर्नमेंट साइड, जैसे हमने पहले बात करी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स आ गया है हमारे पास। एक न्यू स्कीम जो लेके आए हैं थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आप अनसोल्ड कंप्लीटेड विद ऑक्यूपेशन इन्वेंट्री आप उसको रिकास्ट कर सकते हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लोन को एट 9.95%, विच इज क्वाइट अट्रैक्टिव एज ए डेवलपर। और ये कोविड के लिए लाया गया है ये प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसे लगा कि भाई कोविड की वजह से सेल कम हो गई होगी, तो डेट का प्रेशर जो है वो थोड़ा हम ईज कर दें, इसकी वजह से ये एक प्रोडक्ट काफी अट्रैक्टिव लेके आए हुए हैं। एंड लाइक दैट मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा ऑन डिमांड, कि इसको डिमांड को कैसे बूस्ट करें। मैक्रो लेवल पे होगा दीपक की इकोनॉमी कैसे चले, क्योंकि इकोनॉमी चलेगी तो रियल एस्टेट आगे चलेगी, क्योंकि रियल एस्टेट तो पिगीबैक करता है इकोनॉमी के ऊपर ही। जॉब क्रिएशन होगी, सैलरीज बढ़ेंगी, बोनसेस मिलेंगे, तो रियल एस्टेट की डिमांड ऑन द रेजिडेंशियल साइड ज्यादा आती है। ऑफिस के अंदर दीपक मेरे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, टेम्परेरीली जरूर करेगा ये नेगेटिव, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्लस दीपक, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फायदा है ऑन द ऑफिस के, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी जो वाले वो ऑफिस खरीदना चाहते हैं आज की डेट पे भी, तो वो आपको रेंटल रिटर्न के ऊपर
24 घंटे में खरीद लेते हैं बड़े से बड़ा ऑफिस, चाहे वो 1000 करोड़ का हो, 2000 करोड़ का हो, 3000 करोड़ का हो। सो उसके लिए बहुत ओवरसीज लिक्विडिटी है। सो मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऑफिस में, क्योंकि एक मेरे को लगता है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है डिमांड के अंदर, टेम्परेरी चेंज जरूर है इसके अंदर। सेकंड, इसके अंदर जो फंड फ्लो है, जो प्राइवेट इक्विटी का पैसा है, वो बहुत अवेलेबल है ऑफिस के अंदर। अनुज जी, कोविड ने रियल एस्टेट की दिक्कतों को काफ़ी बढ़ा दिया है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। ऐसे में अभी तो फिलहाल जो मोरिटोरियम पीरियड है उस लिहाज से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल गई है। यूएस में अगर हम देखें तो फोरक्लोजर शुरू हो चुके हैं, हालात बुरे नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोरिटोरियम की जो समय सीमा है, जब वो ख़त्म होगी उस वक्त डिफ़ॉल्ट बढ़ेंगे, स्ट्रेस सेल बढ़ेगी, उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे को लगता है दीपक, जरूर होएगा, ये थोड़ा तो आएगा स्ट्रेस इसके अंदर। मॉरिटोरियम जैसे खत्म होएगा, इसके बाद स्ट्रेस तो डेफिनेटली बढ़ेगा लेवल पे, क्योंकि मैं देखता हूँ बिजनेसेस के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने होम लोन लिया हुआ था लास्ट 3-4 मंथ से, वो कंफर्टेबल थे बिकॉज मॉरिटोरियम चल रहा था। आई थिंक ये मॉरिटोरियम जैसे ही एंड होगा तो प्रेशर तो आएगा उनके ऊपर। अगर उनके पास आज भी जॉब है और सैलरी कट नहीं हुई है तो ठीक निकल जाएगा। पर जिस जिस सेक्टर के अंदर जॉब कट्स ज्यादा हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक, हॉस्पिटैलिटी में, एविएशन में, टूरिज्म में, F&B में, रिटेल में, इनके अंदर प्रॉब्लम काफी आ सकती है। बिकॉज मॉरिटोरियम जैसे ही खत्म हुआ, वो एम्प्लॉयज को जॉब उस सेक्टर में मिलनी बहुत मुश्किल होगी, तो वो कैसे पे कर पाएगा, वो डिफिकल्ट है। तो इसलिए as an Indian, we are the last guys to default on our home loan. घर पे हम डिफॉल्ट नहीं करते, क्योंकि काफी इज्जत होती है उससे सोसाइटी में रहने के लिए। बट अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा, कुछ तो वो करता जाएगा, बिकॉज सेविंग्स होंगी पुरानी, तो उसमें से देता जाएगा। पर एक टाइम ऐसा आ सकता है कि अगर इकोनॉमी नहीं उठी और अगर एम्प्लॉयमेंट वापस नहीं बढ़ी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, तो आप देखोगे उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे, और उन सेक्टर्स के एम्प्लॉयज को डिफॉल्ट फॉर होम लोन शुरू हो सकता है। अनुज जी, एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि भारतीय रियल एस्टेट में अक्सर हमने ट्रस्ट की कमी को देखा है। ऐसे में जो लोग अभी खर्च कर सकते हैं वो हाथ रोक कर बैठे हुए हैं, और दूसरी ओर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद प्रॉपर्टी के भाव और गिरेंगे। तो दोनों ही तरफ के ग्राहकों को आपकी ओर से क्या राय होगी, क्या कहेंगे उनको आप? मेरे हिसाब से 2 चीजें करनी चाहिए दीपक। पहली बात तो ये है, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री की तरफ आप देखें। एंड ये हम देख भी रहे हैं दीपक कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री जो है, ये काफी डिमांड पे चल रही है, या ऐसी इन्वेंट्री जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, जिसका दिखता है कि ये पूरा बन चुका है, अब 6 महीने के बाद हमें डिलीवरी मिल जाएगी। तो पहली बात तो उधर हमें इंटरेस्ट बहुत दिख रहा है, और मेरी एडवाइस भी यही रहेगी कि भाई आप नियर कंप्लीशन या ऑलरेडी कंप्लीटेड रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री, जिसके साथ आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो देखिए। सेकंड, हम देख रहे हैं दीपक के बहुत सारे जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड कॉर्पोरेट डेवलपर्स, वेल गवर्न डेवलपर्स हैं, उनकी सेल अच्छी खासी शुरू हो गई है वापस। सो इन अ मार्केट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मार्केट, उसके अंदर हम देख रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली अच्छे डेवलपर्स की सेल बहुत बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स उनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स। सो जो बायर है उसकी जो थॉट है वो ये बोल रहे हैं कि मैं अच्छे डेवलपर के पास जाना चाहता हूं, नॉट नेसेसरीली कि वो डेवलपर जो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है प्राइस पे, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अगर कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी डेवलपर है, बिकॉज वो तो ठोक पर जाके देख लेता है प्रॉपर्टी को। बट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हम देख रहे हैं कि गुड डेवलपर, कॉर्पोरेट डेवलपर, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड डेवलपर, उसकी सेल हो रही है। और वही मेरी भी एडवाइस रहेगी कि आप प्लीज सिलेक्ट ध्यान से करिए किस डेवलपर की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं। सिर्फ ल्योर मत हुए कि ये डिस्काउंट हमें ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे डेवलपर्स होंगे जो ये पीरियड को फुल नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे इसके अंदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो इसके अंदर फंस सकते हैं। सो ध्यान से देखें, डेवलपर की पेडिग्री देखें, उसका फाइनेंशियल क्लोजर उस प्रोडक्ट पे देखें, उसकी रेपुटेशन देखें, एंड फिर उसके बाद मैं एडवाइस करूंगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर्टी लें।
पर रेडी टू मूव इन बहुत ज्यादा बिक रही है इस टाइम पे मार्केट में। ये भी है दीपक के बहुत सारे अपनी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे छोटे अपार्टमेंट्स में रहे, पुराने अपार्टमेंट्स में रहे 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक, एंड नाउ दे वांट टू रियली गो एंड सेज कि भाई आई वांट टू लिव इन अ बेटर प्लेस, एंड दैट्स व्हाई हम देख रहे हैं रेडी टू मूव इन की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अनुज जी, आपकी रीसेंट रिपोर्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर चिंता जाहिर करती है। यानी अगर हम देखें तो आपकी रिपोर्ट कहती है कि बीते 10 वर्षों में जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है वो 101 प्रोजेक्ट सिर्फ लॉन्च हुए हैं, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट हम देखें अगर पूरे भारत में जो लॉन्च हुए हैं उनका महज 2% है। तो क्या वजह है, क्यों इंटीग्रेटेड टाउनशिप की ओर डेवलपर्स बढ़ने से कतराते हैं, क्यों उनको इसमें मुश्किलें नज़र आती हैं? सो दीपक, both positive and negative है। पॉजिटिव डेफिनेटली दीपक, इन दीज टाइम्स सबने देखा है जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है, होटल है, रिटेल है, रेजिडेंशियल है एंड वर्क प्लेस है, उनके लिए बहुत आसान हो गया है इस टाइम पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहना, बिकॉज वो ऑफिस भी पैदल जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, प्लस साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है एंड हॉस्पिटैलिटी भी है। सो इंटीग्रेटेड टाउनशिप का एक नया मीनिंग इस टाइम पे कोविड-19 में आया है, जो बहुत पॉजिटिव आज की डेट पे जो लोग इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा हुआ कि हम एक टाउनशिप में रह रहे थे। ऑन द अदर हैंड दीपक, हमने देखा है फॉर द डेवलपर्स बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, एक लार्ज इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का बहुत भारी भरकम काम है, एंड वो इसलिए भारी भरकम काम हो रहा है दीपक, ना केवल कि भी इतनी बड़ी टाउनशिप में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डालना पड़ता है, उसके अंदर ना फिटीग आ जाता है, एंड फिटीग आ जाता है पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल सेल्स का, क्योंकि रेजिडेंशियल सेल्स दो बेसिस पे बिकती है। एक बेस पे बिकती है फियर या ग्रीड, दूसरा बेस होता है फियर ग्रीड। अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बिकॉज आपकी सप्लाई इतनी ज्यादा है, फियर हो नहीं सकती आपको कि भाई मेरा ये माल खत्म हो जाएगा, ये लास्ट अपार्टमेंट रहेगा, बिकॉज बहुत सारी और टावर्स आनी ही है अभी उसके अंदर, एंड ग्रीड हो नहीं सकती कि भाई ये प्राइस एकदम बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर इतनी ज्यादा सप्लाई है तो प्राइस इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकती है उसके अंदर। वहीं पे ही डेवलपर्स को प्रॉब्लम आई है कि फिटीग आ गया, सप्लाई बहुत ज्यादा थी एंड जो डिमांड है वो है डिमांड, पर वो इतना मोमेंटम पे डिमांड नहीं आ रही, बिकॉज डिमांड बोलती है ठीक है ये टावर चला गया कोई बात नहीं, अगला टावर आएगा मैं उसमें ले लूंगा, उससे अगला टावर आएगा उसमें मैं ले लूंगा। उसकी वजह से हमने देखा कि अनाउंसमेंट्स तो काफी आई, बट वो पूरे ठीक तौर से चल नहीं पाया। entire thing to begin with it was difficult because आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डालना पड़ा, चलो कुछ लोगों ने डाल भी दिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट सेकंड इज जब वो मोनेटाइजेशन की बात आई तो मोमेंटम ऑफ द रेजी सेल इतना जोर से नहीं पकड़ पाया। जी अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि कोविड के टाइम में जो लोग इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रह रहे थे उनका आम प्रोजेक्ट के मुकाबले जीवन थोड़ा ज़्यादा आसान था, तनाव का लेवल थोड़ा कम था, तो वहीं दूसरी ओर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने वाले डेवलपर्स का तनाव शायद थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, शायद उन्हें मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती है। यही वजह है कि देश के टॉप 8 शहरों में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसका महज 2% इंटीग्रेटेड टाउनशिप हैं, जो कि आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये बात भी समझने वाली है। तो यहाँ लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार जानेंगे कि भारतीय हाउसिंग सेक्टर में किस तरह की डिमांड है और किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है बाकी देशों के हाउसिंग मार्केट के मुकाबले। यहाँ लेते हैं बहुत ही छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और अब बात करते हैं भारत के हाउसिंग मार्केट की। भारत का जो हाउसिंग मार्केट है उसको अगर हम दूसरे देशों के हाउसिंग मार्केट से कंपेयर करें तो बीते एक तिमाही में, छमाही में या फिर एक साल में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, भाव में किस तरह के बदलाव देखने को मिले, इनको समझने की कोशिश करेंगे। नाइट फ्रैंक इंडिया ने 56 देशों पर एक हाउसिंग मार्केट की रिसर्च की है। उस रिसर्च में जो निकल कर आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का हाउसिंग मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और इनकी जो मुख्य वजह है वो क्या है। इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नाइट फ्रैंक इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
रजनी जी, ग्लोबल प्राइस इंडेक्स की आपकी रिपोर्ट में अगर हम देखें तो भारत में जो प्राइस हैं वो काफ़ी करेक्ट हुए हैं, काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें दूसरे देशों को यानी टर्की को या और भी तमाम देश हैं, उनमें काफ़ी प्राइस बढ़े हैं। तो ये जो बदलाव है, उस बदलाव को आप कैसे देखती हैं और इसके अलावा आपकी रिपोर्ट की बाकी हाइलाइट्स क्या हैं? तो दीपक, हम लोग ये जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है ये क्वार्टरली करते हैं और ये हम 56 कंट्रीज को रैंक करते हैं कि उनका प्राइस रेसिडेंशियल में कितना अप्रिसिएशन हुआ है या गिरा है, उस बेसिस पे हम रैंक करते हैं। तो इंडिया, जब हमने ये किया ये एक्सरसाइज अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए, तो हमने ये देखा कि इंडिया 54th रैंक में आ रहा है 56 कंट्रीज में, और ये 11 पोजीशंस नीचे गिरा है अपने रैंक में। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो हम पीरियड की बात कर रहे हैं अप्रैल टू जून, उस समय जैसा कि आप सबको पता है इकोनॉमी और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था। सब कुछ लॉकडाउन में था और सब कुछ 70-75% ऑफ द इकोनॉमी रुकी हुई थी उस समय। पर रियल एस्टेट इंडिया में उसका इम्पैक्ट और भी दिखा रियल एस्टेट सेक्टर में दो कारणों से। एक तो इंडिया में जो लॉकडाउन था वो बहुत सिवियर था कंपेयर टू बाकी कंट्रीज ने जो किया। सो लॉकडाउन का अगर हम मेजर देखें तो इंडिया में सबसे सिवियर लॉकडाउन हुआ है। इसी यही कारण है कि इंडिया का इकोनॉमी भी अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट किया है 24% से। अब हम स्पेसिफिकली अगर रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ गिरावट ज्यादा हुआ है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर रेसिडेंशियल इंडिया में ऑलरेडी स्लो डाउन से गुजर रहा था। ये कोविड के पहले भी ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा था, इन्वेंट्री लेवल्स हाई था, प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो रहा था। इन कारणों के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पे इस कोविड का इम्पैक्ट काफी सिवियर दिखा इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज। रजनी जी, अगर हम प्राइस करेक्शन को, भारतीय प्राइस करेक्शन को जो हाउसिंग मार्केट में हुआ उसको कंपेयर करें तो क्या ये स्पेसिफिक रीजन या सेगमेंट में कम हुआ है या ओवरऑल हर सेगमेंट हर रीजन में ये करेक्शन देखने को मिला है? दीपक, थोड़ा तो डिफरेंस है रीजन वाइज। तो अगर हम देखें सदर्न कंट्रीज में, सो मैं जो ये प्राइस गिरावट की बात कर रही हूँ, मैं टॉप 8 सिटीज की बात कर रही हूँ। तो उसमें अगर हम देखें सदर्न सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ डिमांड सप्लाई सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ ज्यादा गिरावट नहीं दिखा इस पीरियड में। इनफैक्ट मार्च तक बैंगलोर, हैदराबाद में प्राइसेस बढ़ रहा था। अप्रैल टू जून क्वार्टर में भी गिरावट नहीं हुआ, ब्रॉडली वो प्राइसेस वहीं पे रुक गया। तो इसीलिए अगर हम अप्रैल टू जून जून तक का देखें अगर हम रीजन वाइज, तो मैं ये कहूंगी कि बैंगलोर, हैदराबाद में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण जो बाकी रीजन्स में जैसे कि एनसीआर, मुंबई, इवन चेन्नई, बाकी मार्केट्स में प्राइसेस ज्यादा गिरा है, बट वो थोड़ा म्यूट हो गया बिकॉज ऑफ lesser price fall in these two southern markets, Hyderabad and Bangalore। बिल्कुल रंजीत जी, जिस तरह से आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि हाउसिंग में लगातार भाव गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, कोरोना ने एक बड़ा रोल इसमें निभाया है, तो क्या आगे भी हम उम्मीद करें कि प्रॉपर्टी के भाव और कम होंगे? अभी ऑलरेडी जैसे कि इकोनॉमी ओपन अप हो रहा है, बाकी सेक्टर्स के जैसा ही रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं पिकअप हो रहा है। जब हम डेवलपर्स से बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ डेवलपर्स ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर में जो सेल्स है वो ऑलरेडी 90 to 95% ऑफ प्री कोविड लेवल पहुंच गया है। कुछ डेवलपर्स कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका सेल्स लेवल 45-50% है प्री कोविड लेवल्स का। बट ये अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स 85-90% पहुंच चुके हैं। अब प्राइस गिरावट की अगर हम बात करें तो इवन कोविड के पहले भी जैसा कि मैंने कहा प्राइसेस ऑलरेडी गिर रहा था। और अब क्या हुआ है कि ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है बायर्स के लिए, क्योंकि प्राइसेस में करेक्शन हो गया है, इंटरेस्ट रेट्स कम लेवल पे है, तो अब लोग मार्केट में आ रहे हैं वापस। सो मुझे लगता है कि थोड़े समय तक तो प्राइसेस नीचे ही रहेगी, डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग अभी भी श्योर नहीं है कि आगे चल के ये इन्फेक्शन कितना टाइम लगेगा इसे कंट्रोल करने में। लोग काफी अनश्योर हैं कि उनकी इनकम स्ट्रीम कंटिन्यू होगी नहीं होगी, काफी लोगों की नौकरी जा रही है। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि प्राइसेस पे प्रेशर रहेगा कुछ मंथ्स और,
6-7 months, बट जैसे जैसे कि ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आएगा और इकोनॉमी रिकवर होगा, रियल एस्टेट सेक्टर भी रिकवर होगा और प्राइसेस फिर इस लेवल पे रुक जाएगी। ये इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकती है गिरते रहना, क्योंकि डेवलपर्स का भी मार्जिन काफी स्क्वीज हो गया है। तो इसीलिए एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है ये प्रेशर 6-8 महीना तक रहेगा, उसके बाद प्राइसेस थोड़ा यहाँ से ऊपर आना शुरू होगा। रजनी जी, जो हाउसिंग के प्राइस गिरे हैं, अगर हम उनको अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइस हैं वो पॉकेट से नीचे हैं, पॉकेट के बराबर हैं, अभी भी पॉकेट से ऊपर नज़र आ रहे हैं? दीपक, ये इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है लास्ट फ्यू इयर्स से, कि हमारा हाउसिंग शॉर्टेज इतना बड़ा है लेकिन तो भी इतना इन्वेंट्री है मार्केट में। सो बेसिकली इससे यही दिखता है कि जो मार्केट में जो सप्लाई अवेलेबल है वो लोगों अफोर्डेबल नहीं है, जिसके कारण लोग मार्केट में नहीं आ रहे हैं, या फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस गिरेगा और रुके हुए थे। तो अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू हो गया था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। पर अब मैं कहूंगी कि अब ये एक बहुत ही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये एक बहुत स्वीट स्पॉट है घर खरीदने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ प्राइसेस नीचे गिरा है, इंटरेस्ट रेट्स भी एट एन ऑल टाइम लो है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है, अफोर्डेबिलिटी काफी इम्प्रूव हो गया है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी हमें दिमाग में रखना होगा कि प्राइसेस नीचे गिरा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हो गया है, लेकिन लोगों में इतनी अनसर्टनिटी और इतनी भय है कि आगे उनका इनकम का क्या होगा, उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। तो इस तरह के माहौल में थोड़ा और स्थिरता की जरूरत होगी लोगों को, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए कि वो जाके एक घर खरीद सकते हैं, क्योंकि घर एक बिग टिकट आइटम है। जब तक लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मेरा इनकम स्ट्रीम कंटिन्यू होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जाके वो एक घर खरीदे। और साथ साथ प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी में ये भी हो जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का अभी पे कट्स भी हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसा कि आपको पता होगा, 15-20% पे कट्स आ रहा है लोगों को। तो इनफैक्ट दोनों चीज हुआ है, एक तरफ हाउसिंग प्राइसेस गिरी है, इंटरेस्ट रेट गिरा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जिनका सैलरीज भी कम हो गया है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि वो लोग जो कि ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर इनकम के बारे में, जिनकी नौकरी जाने की ज्यादा डर नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अफोर्डेबिलिटी काफी इम्प्रूव हो गया है और वो लोग आके इस समय मार्केट में वो ऑलरेडी आ रहे हैं, जो कि हमें दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सेल्स काफी इम्प्रूव हो रहा है लास्ट 2 महीने में। परफेक्ट मैम। लेकिन आगे चल के दीपक मैं ये कहूंगी कि ये अफोर्डेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जैसे इकोनॉमी इम्प्रूव होगा, लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने सैलरीज इनकम के लिए, जो पे कट्स है वो भी चला जाएगा, और तब जरूरी नहीं है कि हाउसिंग प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो एक जो बहुत ही सुनहरा समय रहेगा लोगों के लिए घर खरीदने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मोटे तौर पर अगर हम समझें तो जो लोग संपन्न हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, या फिर जिन्होंने अपने घर खरीदने के इंतज़ाम पहले से किए हुए थे, उनके लिए बहुत अच्छी डील्स हैं, मार्केट बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग मोरिटोरियम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनका बजट गड़बड़ हो चुका है, जिनकी नौकरियां ख़तरे में हैं, उनके लिए मार्केट काफ़ी बुरा है और उनको संभलने की ज़रूरत है। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे। प्रॉपर्टी प्लस में तमाम जो ग्राउंड रियलिटी है उनको देखने की कोशिश करेंगे, तमाम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपके सामने ग्राउंड रियलिटी लाने की कोशिश करेंगे। आज इस शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बिजनेस की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अपने भरोसेमंद चैनल जी बिजनेस पर। नमस्कार।